हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, एक नाइट जेई बैच का। तो पिछले कुछ टाइम से इस चैनल पे लेक्चर्स उतने रेगुलरली नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे एंड सेम एग्जाम चल रहे थे, मैंने इन्फॉर्म किया था। बट अब वो खत्म हो चुके हैं और अब तुम्हें इस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस मिलेंगे और थोड़ा सा मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। तो इस वीक से तुम्हें हर वीक 4 वीडियोस देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली इस 12th वाले बैच के। और मैंने कंप्लीट प्लानर तुम्हारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है, तो अगर तुमने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लो। और अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि तुम्हारे सारे डाउट्स वगैरह भी वहीं पे आंसर किए जाते हैं। उसके अलावा तुम्हें होमवर्क वहीं दिया जाएगा और इसके अलावा तुम्हारे नोट्स वगैरह भी वहीं पर शेयर किए जाते हैं। तो जाकर के वहां से जल्दी से तुम शेड्यूल देख सकते हो। तो यार आगे बढ़ते हैं। तो इग्नाइट जेई बैच के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर तुम नए हो तो तुम्हें मैं बता देता हूँ, अगर तुम पुराने हो तो तुम्हें पता होगा, तो तुम स्किप करके सीधा लेक्चर की स्टार्टिंग पे जा सकते हो। तो इसमें तुम्हें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रेगुलर लेक्चर मिलते हैं। अब इसमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और संडे भी जुड़ गया है, ठीक है। अगले 2 महीनों के लिए मैंने प्लानर में शेयर कर दिया है, वो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे यार, और ये तुम्हें यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और मेरा प्लान ऐसा है कि अगर तुम लोग ज़्यादा क्या कहते हैं रिकमेंड करोगे, ज़्यादातर लोगों की अगर डिमांड होगी तो मैं इसको लाइव पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, बट अभी तो ये रिकॉर्डेड पर है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्लास में, जितना भी मैं कराऊंगा इसके हैंड रिटन नोट्स तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाया करेंगे, तो तुम उसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो। बाकी 0 to एडवांस लेवल कंटेंट है, मेरी खुद की गाइडेंस तुम्हें मिलेगी अगले 2 साल, अगले 1 साल एक्चुअली, ठीक है। और रेलेवेंट प्रॉब्लम्स करेंगे हम, लाइक इरिडो पाथफाइंडर इनसे। तुम ये सोच रहे होगे कि अब यार भैया 4-5 लेक्चर हो गए, अभी तक इरिडो पाथफाइंडर के क्वेश्चंस तो आए नहीं। तो यार यही बात है, थोड़ा सा कंटेंट पढ़ना पड़ता है उसके बाद तुम, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें मिक्सड होके आती है। तो आज के लेक्चर के बाद तुम काफी सारे क्वेश्चंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे इरिडो और पाथफाइंडर के। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर या उसके नेक्स्ट लेक्चर, जो कि इस वीक में ही आएगा, या तो तुम्हारा फ्राइडे वाला लेक्चर या फिर क्या कहते हैं सैटरडे, सैटरडे वाले लेक्चर में तुम्हें इरिडो और पाथफाइंडर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं डेडिकेटेड सेशन अब की बार मैंने सोचा है करूंगा इनके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ही होगा तुम्हारा वो, जिसमें इन सब बुक्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ एडवांस के पीवाईक्यूज होंगे, एक्सेट्रा, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, जिन लोगों के मुझे रेगुलर कमेंट्स दिखेंगे, जो लोग रेगुलरली डाउट्स पूछेंगे टेलीग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, उनको मैं खुद पर्सनली गाइड करूंगा अगले 1 साल तुम्हारा एग्जाम होने तक। तो अब इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है ये मैंने तुम्हें इंट्रो वीडियो में ज्यादा अच्छे से बताया, तो तुम जाकर के उसको जरूर देख लेना अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है। तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर तुमने देख लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें पता ही होगा। बाकी मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया, तो तुम पॉज करके इसको भी देख सकते हो कि कैसे फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन यार। करेंटली मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एट IIT BHU वाराणसी। अब तो थर्ड ईयर भी नहीं, थर्ड ईयर खत्म हो गया। तो अब मुझे इसको चेंज करके यहाँ पे फाइनल ईयर लिख देना चाहिए, फोर्थ ईयर, ठीक है। और जेई एस्पिरेंट को गाइड करना मेरा पैशन है, और फिजिक्स मेरा हमेशा से पैशन रहा है यार। मुझे जेई टाइम पर भी बहुत मजा आता था इसको पढ़ने में। तो इसीलिए मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि आगे जाके मेरे को फिजिक्स तो पढ़ाना ही है। तो इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। इस पर मैं कुछ टाइम से फिजिक्स रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ स्ट्रैटेजी रिलेटेड कंटेंट भी डालता हूँ, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम लोगों का कुछ फायदा कर सकूँ, चलो। और इसके अलावा जेई मेन की मेरी ये परसेंटाइल मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। बाकी IIT BHU में हूँ तो एडवांस की रैंक तो तुम प्रेडिक्ट कर ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं यार। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और पॉइंट क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लिखना, ये सारी चीजें डिस्कस लास्ट के वीडियो में कर ली थी। तो अगर तुमने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, वरना आज के वीडियो में थोड़ी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। तो ठीक है यार। उससे पिछले लेक्चर में अगर तुम याद करो तो हमने बात करी थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, जिसमें मैंने बोला था एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर में क्या होता था, इस तरीके से लेंथ पर तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस तरीके से लेंथ पर, जैसे रॉड की हमने बात की थी, इस तरीके से। और ये चार्ज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसा भी हो सकता है, ये हमने बात करी थी। तो इसमें चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं लैम्डा, जो कि होती थी तुम्हारी dQ/dl टाइप की, ठीक है। तो ये अपन बात कर चुके हैं और इस पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि चार्ज मतलब टोटल चार्ज कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हमने बात की थी एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है तुम्हारा। तो उसमें हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करी थी सिग्मा। वो क्या होती थी भाई, dQ/dA, ठीक है। और तीसरी हमने, अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा ना, तुम्हें समझ में थोड़ा कम आएगा, तो एक बार जाकर उसको जरूर देख लेना। तो मेक श्योर कि तुमने पिछले 2-3 लेक्चर जितने भी हुए हैं, मतलब 4 हो गए मेरे ख्याल से, आज पांचवा है, तो वो सारे तुमने अच्छे से देखे हुए हैं, ठीक है। वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करी थी रो, जो कि होती है तुम्हारी dQ/dV, ठीक है। अच्छी बात है। फिर हमने बात की थी कूलम्स लॉ इन कूलम्स लॉ इन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, ठीक है। तो कूलम्स लॉ की जब हमने बात करी थी इसमें, है ना, तो हमने एक क्वेश्चन किया था, तुम्हें अगर याद हो, ठीक है। एक क्वेश्चन किया था इस तरीके का, एक रॉड थी, ठीक है, इस तरीके की एक लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली रॉड थी, जिसमें हमने बोला था लैम्डा यूनिफॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, लैम्डा इसकी लेंथ L है, ठीक है। और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो हमने बोला था इससे एट अ डिस्टेंस आर, ये एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट टाइप का रखा हुआ है। तो इस पर फोर्स ऑन क्यू नॉट अपन ने निकाला हुआ था, ठीक है। इसके मैंने तुम्हें दो तीन तरीके भी बताए थे, और फिर मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दूंगा तो एक तरीका और आ जाएगा। वो क्या तरीका है कि हम इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये जो तुम्हारा लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वाली रॉड है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट पी। जब इसको लिख लोगे तो तुम्हारा फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज क्यू नॉट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इंटू क्यू नॉट। तो इस तरीके से तुम फोर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक और तरीका हो सकता था। इसी को आज हम देखेंगे कि इस तरीके के अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें तुम्हारा लीनियर भी हो सकता है, एरिया पर भी हो सकता है, वॉल्यूम पर भी हो सकता है ना। अगर इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम ये तो देख ही चुके हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे लिखेंगे। तो अब हम इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे वो पढ़ेंगे। तो ही जा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम्स, ठीक है। तो लाइक अगर तुम्हारे पास इस तरीके की कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस पे एरिया पर, वॉल्यूम पर, लेंथ पर कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इस तरीके का। इस पर लेट से कुछ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर मुझे एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, इस बॉडी पर लूंगा एक छोटा सा एलिमेंट डीक्यू टाइप का। अब ये एलिमेंट कैसे लेना है, लेंथ पर कैसे लेंगे, एरिया पर कैसे लेंगे, इस पर हमने वो उस वाले लेक्चर में काफी काम किया था जब हमने बात करी थी चार्जेस कैलकुलेट करने की। तो हमने वो छोटा डीक्यू लेके देखा था। बाकी तुमने अगर ग्रेविटेशन पढ़ा है 10th, सॉरी 11th में, तो तुमने वहां पर भी सिमिलर टाइप की बॉडीज के लिए निकाला है। तो तुम्हें वहां पर से वहीं से सिखाया जाता है कि एलिमेंट कैसे लिया जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो ग्रेविटेशन में तो काम आता ही है, उससे पहले तुम सेंटर ऑफ मास से वो चीजें कर रहे आते हो। सेंटर ऑफ मास में तुमने देखा होगा, फिर तुमने रोटेशन में देखा होगा, फिर तुमने ग्रेविटेशन में देखा होगा, अब तुम्हें इस चैप्टर में भी इसका काम आने वाला है। तो बेसिकली इस तरीके से एलिमेंट ले लिया। ये अभी मैं जनरल एलिमेंट दिखा रहा हूँ इसलिए ऐसे ले लिया, बाकी तुम्हें पता है लेंथ पर कैसे लेते हैं, एरिया पर कैसे लेते हैं, वॉल्यूम पर कैसे लेते हैं। और हमने उस वाले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर तुम्हारा 3 था आई गेस, तो लेक्चर नंबर 3 में जहाँ पे हमने डिफरेंट चार्ज बॉडीज पे टोटल चार्ज निकाला था, वहां पर भी हमने एरिया वाला क्वेश्चन भी किया था, वॉल्यूम वाला भी किया था, और लेंथ वाला भी किया था। और उसमें मैंने तुम्हें दिखाया था कि हमने किस तरीके से एलिमेंट लिया है। नहीं पता तो तुम मेरे साथ देखते जाओ, और धीरे धीरे तुम क्वेश्चन करते करते तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर एलिमेंट कैसे लिया जाता है। तो पहला काम है तुम्हें इस तरीके से एलिमेंट लेना है। इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। लेट से कुछ आई है डी ई टाइप की, ठीक है। और फिर इस डी बार को इंटीग्रेट करना है, मतलब सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन, अदरवाइज कंपोनेंट्स लेकर के वो भी तुम क्वेश्चंस में देखोगे। तो क्या करना है, सबसे पहले टेक डिफरेंशियल एलिमेंट लिख सकते हो। टेक डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट डी क्यू, ठीक है। सेकंड, अब ये लेंथ पर कैसा है ना। जैसे लेंथ पर है तो डी क्यू तुम्हारा किस तरीके का होगा, लैम्डा डीएल टाइप का होगा। अगर एरिया पर है तो तुम्हारा सिग्मा डीए टाइप का होगा, है ना। और अगर वॉल्यूम पर है तो रो डीवी टाइप का होगा। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी सिचुएशन कैसी है, ठीक है। तो पहले तुमने चार्ज एलिमेंट ले लिया। सेकंड काम तुम्हें क्या करना है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू, है ना। तो ये क्या आएगा, तुम्हारा डीई बार आएगा। ध्यान रखना ये वेक्टर है, ठीक है। सीधे सीधे डी को इंटीग्रेट मत कर देना। वेक्टोरली तुम्हें, जैसे अब इसकी वजह से कुछ आया, यहाँ पर दूसरा कोई एलिमेंट होगा, इसकी वजह से कुछ आएगा, लेट से इसको इधर से ज्वाइन करता हूँ, तो इसकी वजह से कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो तुम्हें डी को इंटीग्रेट करोगे केवल स्केलरली, तो तुम इन सबको बेसिकली ऐड कर दे रहे हो, वो नहीं करना। तुम्हें वेक्टोरली ऐड करना है। लाइक तुम देख सकते हो इसके अगर तुम कंपोनेंट्स लोगे तो इस डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट्स आएंगे, बट इसका जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट आया और इसका जो नीचे की तरफ कंपोनेंट आया, ये कैंसिल आउट हो सकता है, या कुछ ऊपर प्लस माइनस हो सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटी ये चीज ध्यान रखनी है, तो हमें वेक्टोरली ही ऐड करना है, ठीक है। स्केलर मान के मत कर देना। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो डीई बार तुमने इस तरीके से लिख लिया। थर्ड, ई बार एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सच डीई बार। तो जितने भी डी बार निकलेंगे सारे एलिमेंट्स की वजह से, जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स इस पर आएंगे, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनको वेक्टोरली ऐड करना। और एडिशन इंटीग्रेशन है तो वही इंटीग्रेशन डी बार लिखा है, एलिमेंट्स को वेक्टोरली ऐड किया है बेसिकली। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, अब क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट वहीं से करते हैं जो मैंने तुम्हें बोला ना, हमने ये कूलम्ब लॉ वाला क्वेश्चन किया था ये। तो इसमें हमने रॉड की वजह से इस पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पर फोर्स लिखा था। तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख करके और उसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके भी फोर्स लिख सकते हैं।
तो अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे कि इस तरीके की अगर हमारे पास एक रॉड है तो उसी की एक्सेस पर, ये देख सकते हो ये एक्सेस वाली लाइन है, ठीक है, उसी की एक्सेस पर अगर मैं एक पॉइंट पी लेता हूं जो कि उसके किसी एक एंड से आर डिस्टेंस दूरी पर है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैसे लिखेंगे? तो ये सिमिलर प्रोसीजर वैसे ही है जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन में किया था, तो मैं काफी सिमिलर लगने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग इससे कर रहा हूँ, फिर आगे हम और बॉडीज की वजह से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हमारा टारगेट यही होने वाला है। तो हेड डाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट क्या हो गया, एक सेकेंड, ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज। अच्छा, और जितनी बॉडीज की अभी हम इसमें जनरली बात करेंगे, जिनको हम निकालेंगे, जो रिजल्ट्स तुम्हें याद करना है, इन सब में चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा। और वैसे तुमसे क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछ सकता है, तो तुम वहां पर क्या करोगे? अभी तुम इसके प्रूफ को ध्यान से देखना कि कैसे हमने किया, मतलब किस तरीके से एलिमेंट ले रहे हैं, फिर मतलब डीक्यू टाइप का, फिर यही वाला प्रोसीजर, डीक्यू से हम डी लिख रहे हैं, डी से इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज तुम फिर दोबारा से करोगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो रिजल्ट आएगा स्टैंडर्ड, उसमें क्या है कि लैम्डा जो तुम्हारा, जैसे यहाँ पर लैम्डा है, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर रो है, चार्ज मतलब ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे इन जो केसेस में जो हम स्टैंडर्ड केसेस पढ़ रहे हैं ये कांस्टेंट होंगे, मतलब एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेंथ पर है तो हर एक लेंथ, हर एक पार्ट पर बराबर ही तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी क्वेश्चन ये प्रूव कराऊंगा, वहां पे तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। बट क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, तो उस केस में क्या करना होगा भाई, तुम्हें इन प्रूफ को ध्यान से समझो, ठीक है। कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, बट इनका यूज आ सकता है तुम्हें एडवांस एग्जाम के अंदर, क्योंकि वहां पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है। तो वहां पर क्या करोगे, सिंपली इस तरीके से एलिमेंट लेना आना चाहिए। अगर डी क्यू लिख लोगे तो डी क्यूब कितना भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस छोटे से एलिमेंट के लिए तो यूनिफॉर्म ही होगा ना। तो इस तरीके से तुम डी क्यू के लिए लिख लोगे, पहले डी क्यू निकाल लोगे, फिर डी क्यू से तुम डी लिख लोगे, और फिर उस तरह के डी को इंटीग्रेट कर लोगे। रिजल्ट कुछ डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि लैम्डा को कुछ भी रख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हम याद रखते हैं वो ये होता है कि जब लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, यानी कि एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या रो हमारा कांस्टेंट है, या सिग्मा हमारा कांस्टेंट है, जो तुम अभी आगे देखने वाले हो अलग अलग बॉडीज के लिए। तो पहली बॉडी से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज, अ फाइनाइट लाइन चार्ज, अब फाइनाइट लाइन चार्ज क्या, अभी लिख लो, मैं बताता हूँ, ठीक है। फाइनाइट लाइन चार्ज एट अ पॉइंट पी, एट अ पॉइंट पी, lying on its support line, lying on its support line at a distance r from one of its ends। चलो, तो बेसिकली ये कह रहा है एक फाइनाइट लाइन चार्ज है। फाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब क्या है, इस तरीके का, मतलब इसकी लेंथ इनफाइनाइट भी हो सकती थी, कि मतलब जो है ये मतलब यहाँ से लेकर के इनफाइनाइटली, और यहाँ से लेकर के इनफाइनाइटली, वो केस भी अभी देखेंगे हम। तो इस तरीके का भी हो सकता था, बट ये इनफाइनाइट लेंथ वाला चार्ज नहीं है, इसकी कुछ फाइनाइट लेंथ है, और ये लेंथ है कितनी, एल, ठीक है। इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट्स से टोटल चार्ज है क्यू, इसकी लेंथ है एल, ठीक है। और चार्ज इसकी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, है ना। और इसमें एक चीज और बोल रहा है कि फाइनाइट लाइन चार्ज एट अ पॉइंट पी लाइंग ऑन इट सपोर्ट लाइन, ठीक है। और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिख देना चाहिए था मुझे, फाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको इक्वल पार्ट में से काटते चला जाऊं, मतलब इक्वल लेंथ के पार्ट में काटते चले जाऊं, तो हर एक पार्ट में बराबर चार्ज होगा। मतलब इस छोटे से एलिमेंट पर जितना चार्ज होगा, इस छोटे से एलिमेंट पर भी उतना ही चार्ज होगा, इस छोटे से एलिमेंट पर भी उतना ही चार्ज होगा, इस छोटे से एलिमेंट पर भी उतना चार्ज होगा, अगर सबकी लेंथ डीएक्स है। अगर सबकी लेंथ सेम है तो उन पर चार्ज भी सेम होगा। बट अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो ऐसा हो सकता था कि इस रीजन में ज्यादा चार्ज है और यहाँ पर थोड़ा कम चार्ज है, इस तरीके से हो सकता था। तो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग तुम्हें चार्ज मिल सकता था। बट यहाँ पर क्या चीज है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक अगर बराबर लेंथ के एलिमेंट में इस तरीके से मैं काटता जाऊं, तो हर एलिमेंट पर बराबर ही चार्ज होगा। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगा, ये चीज मैंने तुम्हें कूलम्स लॉ वाले टाइम पर भी बताई थी, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें हम सिंपली सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो हमारा लैम्डा आएगा ना, वो सिंपली सिंपली मैं क्यू बाय एल भी लिख सकता हूँ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। कांस्टेंट है, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लिख लो, चाहे एक छोटे से एलिमेंट पे डी क्यू बाई डी एल लिख लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये चार्ज यूनिफॉर्म है, ठीक है।
ऐसा कुछ। तो इसको अपन कहीं किनारे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, इसकी सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके की इसकी सपोर्ट लाइन बनेगी, मतलब इसकी एक्सेस वाली लाइन ये हो गई। इससे किसी एक एंड से, लेट से, इस एंड से एट अ डिस्टेंस आर हम एक ये पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी। तो मैं इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो अब मैं तो चाहूंगा तुम एक बार अपने से करके देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कराया था तो वहां पर जो प्रोसीजर फॉलो किया था ना अपन ने, वही सेम करना है, ठीक है। एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करना जरूर, बाकी मैं बताता हूँ इसको फिर कैसे करते हैं। तो देखो, मैंने क्या बोला, जब इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी होगी तो अपन को क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है। तो ये लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अपने को लैम्डा मतलब एक लीनियर एलिमेंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट पी से हम चलते हैं एट अ डिस्टेंस एक्स, ठीक है, ध्यान देखना। एट अ डिस्टेंस एक्स हम चलते हैं और यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इस तरीके का लीनियर टाइप का। इस एलिमेंट की लेंथ हो गई dx, ठीक है, अच्छी बात है भाई। इस dx वाले एलिमेंट पर अगर मैं छोटा सा चार्ज लिखना चाहूँ तो चार्ज कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि लैम्डा इनटू इट्स लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, dx। तो इसको मैं लैम्डा dx लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं सीधे सीधे q बाय l इंटू डी एक्स ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से लैम्डा ले लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो मैं यहाँ तक लिख सकता था, बट क्या मैं ये चीज लिख सकता था, नहीं। नॉन यूनिफॉर्म होता तो फिर जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता उस तरीके से हम चलते, ठीक है। तो अभी वो मैंने तुम्हें एक चार्ज वाला क्वेश्चन कराया था, अगर तुम्हें याद हो, लैम्डा इक्वल टू के एक्स वाला। तो उस तरीके से चलते, ठीक है। तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखना। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो, अगर तुम अच्छे से तुम्हें फिजिक्स समझनी है, तो वो करके देखना, तुम्हें मजा आएगा काफी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना लैम्डा डी एक्स, ठीक है, डी क्यू लिख लिया। तो अब डी क्यू लिख लिया, तो ये जो डी क्यू बना ना, ये छोटा सा डी एक्स वाला एलिमेंट, ये तो एक पॉइंट चार्ज जैसा है। तो इस पॉइंट चार्ज वाले एलिमेंट की वजह से अगर मैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, तो पहली बात तो बताओ डायरेक्शन किधर आएगी, इस तरफ आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और इसको मैंने बोल दिया डी ई। अब एक चीज बताना, मैं ऐसे एक्स पर एलिमेंट्स ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ से एलिमेंट मेरे को मिलना चालू होंगे। तो यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये आगे एक एलिमेंट आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, ऐसे एंड तक एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो एक चीज बताना कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी वजह से अगर मैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ तुमसे पूछूं, तो क्या वो इस तरफ ही नहीं होगी, ध्यान से देखो, बिल्कुल होगी। तो अगर मैं इनको एज स्केलर भी अब इंटीग्रेट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक की वजह से, फिर अगले की वजह से, फिर अगले की वजह से, ऐसे हर एक एलिमेंट की वजह से अगर मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दूं, डायरेक्शन इधर ही रहेगी। तो मैं सिंपली डी को इंटीग्रेट कर सकता हूँ और मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इस डी को लिखता हूँ, इस छोटे से एलिमेंट जो हमने अभी निकाला है इसकी वजह से मैं लिखता हूँ। तो जो तुम्हारा डी का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाय आर स्क्वायर आना चाहिए। तो क्यू कितना है भाई, ये तुम्हारा डी क्यू जो लिखा हुआ है, ठीक है, डी क्यू ये यहाँ से लिख लेता हूँ, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स, ठीक है, ये यही चार्ज होगा ना, डी क्यू इंटू 1/r स्क्वायर। तो अब डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये डिस्टेंस तो एक्स है ना, ठीक है। तो ये अपन ने लिख लिया डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे अगर हम लिखेंगे तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले तो इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लिखेंगे क्यू dx/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ठीक है, मतलब इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों इंटीग्रेट कर दिया डायरेक्टली, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, इनकी वजह से सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से भी इधर ही, इसकी वजह से भी इधर ही। अगर ऐसा ना होता तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाते, फिर हमें कुछ ज्योमेट्री लगानी पड़ती है, जो तुम्हें आगे के क्वेश्चन में भी देखने को, मतलब आगे के केसेस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें अपने को लिमिट किसको देनी है, ध्यान से देखना, एक्स इसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स पर। तो अब हमें सारे एलिमेंट्स कवर करने के लिए एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी भाई, यहाँ से अगर हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, है ना। तो पहला एलिमेंट अपने को मिलेगा आर पर, और यहाँ से लेकर के एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। आखिरी एलिमेंट कहाँ तक मिलेगा, ये वाले डिस्टेंस तक। तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई, ध्यान से देखना, ये आर है, इस रॉड की लेंथ एल है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस है, ये आर प्लस एल नहीं हो जाएगी, ध्यान से देखो, क्योंकि आर ये है और एल उसमें और ऐड हो गया, तो आर प्लस एल हो गया। तो अपने को एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक देनी है, आर से रॉड चालू हो रही है और आर प्लस एल तक जा रही है, तो आर से आर प्लस एल हम यहाँ पर लिमिट देंगे, ठीक है। तो लिमिट पे बहुत ध्यान देना होता है, तो आर से आर प्लस एल अपनी लिमिट हो जाएगी। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, पहले तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो, क्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो ऊपर से, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इतना कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन के बचेगा, अंदर बचेगा केवल dx बाई एक्स स्क्वायर, और वही आर से आर प्लस एल अपने को लिमिट रखनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो क्यू अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? आर से आर प्लस एल तक। तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल -1/r+l माइनस माइनस 1/r, यानी कि +1/r लिख देता हूँ सीधे। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा r+l। ठीक है, तो इधर से आएगा -r, इधर से आएगा +r+l। तो -r+r कैंसिल आउट, और फिर उसके बाद ध्यान से देखोगे तो ये l इस l से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने को मिलेगा ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट अगर अब मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके की रॉड है ना? ठीक है, एक मिनट। इस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर लेंथ एल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे इसकी सपोर्ट लाइन पर एट अ डिस्टेंस आर, जो पॉइंट पी है, इस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू r+l। और डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। ठीक है, ये डायरेक्शन भी बना दी। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे मानता हूँ, इसको x और इसको y इस तरीके से मानता हूँ, तो सिंपली ये आई कैप हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो आई कैप भी लिख सकते हो इस पर्टिकुलर के हिसाब से, फ्रेम के हिसाब से। बाकी जो भी हो, समझ में आ गया तुम्हें डायरेक्शन क्या होगी? फिगर से विजुलाइज होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ये सेम चीज अपन ने क्वेश्चन के फॉर्म में की हुई थी जब हम कूलम्स लॉ पे इस पॉइंट पर चार्ज लिख रहे थे। तो हम इस तरीके से जब ये लिख लिया, अगर इस पर वही वाला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर Q0 चार्ज रखा हुआ है तो इस पर फोर्स लिखो, तो ये हो जाएगा, इस फील्ड में Q0 मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और ये अपन ने पहले ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो वही चीज है। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यार अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने बात कर ली कि इस तरीके का अगर लाइन चार्ज है, ठीक है ना, इस तरीके का अगर लाइन चार्ज है, एक मिनट, क्यू लेंथ एल, तो इसकी सपोर्ट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, अपन अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। जैसे इस साइड का कोई भी पॉइंट है तो ये आर डिस्टेंस पर है, तो अपन इसके लिए लिख सकते हैं। अगर इस साइड का कोई पॉइंट है, ये भी आर डिस्टेंस पर है, तो इसके लिए लिख सकते हैं। डायरेक्शन बस इस तरफ होगी, मतलब वही सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरफ लेफ्ट साइड आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट राइट इसकी सपोर्ट लाइन के सारे पॉइंट्स पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीख लिया। बट अगर कोई ऐसा पॉइंट है स्पेस में इसके अराउंड, है ना, जो कि सपोर्ट लाइन पर नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट है, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो इसी तरह के पॉइंट्स के लिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं। ठीक है, तो हेड डाल सकते हो अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं शॉर्ट फॉर्म में ई बार लिख रहा हूँ। ड्यू टू अ फाइनाइट, या सारे केसेस ले लेंगे, ड्यू टू फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सारे देखोगे अभी तुम आगे। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। अपने आप ऐसे ऑब्वियस है कि जितने भी हम रिजल्ट्स याद करने वाले हैं वो सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन वाले ही रहेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो भी तुम्हें याद रखना है रिजल्ट आगे। और प्रूफ भी याद रखना है, क्योंकि नया क्वेश्चन दे दिया नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, तो तुम्हें उसके लिए प्रूफ पता होना चाहिए कि कैसे एलिमेंट लेते हैं और कैसे उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लिखते हैं। ठीक है, ड्यू टू फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज on any of its surrounding points, on any of its surrounding points, नॉट ऑन सपोर्ट लाइन। तो सपोर्ट लाइन वाला अपन ने बात कर ली। अब जो सपोर्ट लाइन पर नहीं है ऐसे पॉइंट्स की अपन बात करेंगे, नॉट ऑन सपोर्ट लाइन। ठीक है, तो लाइन चार्ज अब इसमें हमें समझने के लिए बेटर पड़ता है कि हम इसको इस तरीके से वर्टिकली बना लें। वहां पर हॉरिजॉन्टली बनाया था अपन ने। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, लेट्स अभी ये फाइनाइट लाइन चार्ज है, इस पर वही सेम चीज, चार्ज इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज ओवर लेंथ एल। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो अब इसके अराउंड सराउंडिंग में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे, ध्यान से देखना। तो इसको हमने इस तरीके से कर लिया, मार्क कर लिया। तो पहला कैटेगरी ऑफ पॉइंट है पॉइंट पी, जो कि इसके मतलब रेंज लेंथ के अंदर ही है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर और इसके बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट इस पूरे एरिया में, कोई भी पॉइंट अगर अपन ले लेफ्ट राइट किधर भी, तो वो पॉइंट पी टाइप का पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इसके ऊपर आ गया इस तरीके का, पॉइंट क्यू। और तीसरा पॉइंट जो इसके नीचे की तरफ वाले किसी रीजन में आ गया, पॉइंट आर। मतलब इस तरीके का पॉइंट पी इस पूरे रीजन में कोई भी पॉइंट है एक्सेप्ट द सपोर्ट लाइन, तो वो पॉइंट क्यू। और एक्सेप्ट द सपोर्ट लाइन इसमें नीचे की तरफ कोई भी पॉइंट है तो वो है पॉइंट आर, ठीक है। सपोर्ट लाइन भी अपन ड्रॉ कर ही लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट ये क्लियर होना चाहिए कि सपोर्ट लाइन वाला पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको 3 कैटेगरीज में क्यों डिवाइड करा है ना, अभी तुम्हें समझ में आएगा जब हम आगे इंटीग्रेशन वगैरह इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले इस पॉइंट पी टाइप वाले पॉइंट के लिए अपन कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लिखते हैं, ठीक है। एक काम करो, इस तरीके से पहले रॉड बनाओ, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉपर बनाते हैं। तो एक काम करता हूँ, ठीक है, इधर साइड बना लेता हूँ चार्ज, है ना। एक ही बात है किधर भी बनाओ। चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ एल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इस तरीके का। अब मैंने क्या किया, लेट से कोई एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी कोई बनाता हूँ मैं यहाँ पर, इस तरीके का कोई पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पे से मैं इस रॉड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। मतलब ये पॉइंट पी कैसा है तुम जानते ही हो ना, कि इसमें रेंज में आना चाहिए, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ यहाँ से, इस तरीके का। तो ये हो गया परपेंडिकुलर तुम्हारा, जो मैंने यहाँ से ड्रॉप किया। अब एलिमेंट कैसे लेना है इसको समझो ध्यान से, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर को मैंने ओ बोल दिया, ओरिजिन टाइप का, ठीक है। यहाँ से मैं गया कुछ लेंथ एक्स पर ओरिजिन से, और मैंने इस तरीके का एक डीएक्स टाइप का एलिमेंट ले लिया, ठीक है। वही जैसा वहां पर लिया था, बस लिया कैसे समझा। पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसको मैंने ओरिजिन बोला, फिर ओरिजिन से मैंने एक्स दूरी पर जाकर एक डीएक्स टाइप का एलिमेंट ले लिया। अच्छी बात है भाई, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा होगा भाई, लेट से कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज अपने को इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए अपने को कुछ कैसे लोकेट करोगे। या तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रॉड के कितनी हाइट पर कितनी दूरी पर है ना। लोकेट जनरली कैसे करते हैं, यहाँ से अपन एक ऐसे लाइन बनाएंगे, ठीक है। अगर अपने पास दो पैरामीटर है, पहली चीज क्या है कि ये डिस्टेंस कितना है, जो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस डी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए अपने पास, इस तरीके से इनिशियल और फाइनल एंगल्स होने चाहिए इसके, जो ये इसका बना रहा है। लेट से ये एंगल है बीटा और ये एंगल है अल्फा, ठीक है। तो अपने को ये अल्फा बीटा पता होने चाहिए, ठीक है। अगर ये अल्फा बीटा और डी अपने को पता है, अल्फा बीटा और डी, तो यूनिक पॉइंट मिलेगा। क्यों पता है, अगर इसी अल्फा बीटा के लिए अगर डी कुछ और होता तो तुम्हें डिफरेंट पॉइंट मिल सकता था, और इस डी के लिए डिफरेंट अल्फा बीटा, इस डी डिस्टेंस पर डिफरेंट अल्फा बीटा हो सकता है। लाइक इसकी जगह अगर पॉइंट इसी डी डिस्टेंस पर यहाँ से होता, तो इसके लिए अल्फा और बीटा कुछ चेंज हो जाते, ठीक है, तो वो अलग पॉइंट हो जाता। बट पर्टिकुलर डी और अल्फा बीटा के लिए एक यूनिक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसी अल्फा बीटा के लिए तुम्हें डिफरेंट डी भी मिल सकते थे, ठीक है। तो डी अपने को पहले फाइन वो होना चाहिए कि कितनी दूरी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द रॉड। और दूसरी चीज ये अल्फा बीटा अपने को डिफाइंड होना चाहिए कि कितना एंगल बना रहा है वो अपर एंड और लोअर एंड से, ठीक है। तो ये मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, मेरे को मैं बोलना भूल गया था वहां पे। फिर अपने एलिमेंट कैसे लिया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और ये एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है। इस डी क्यू वाले एलिमेंट की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी की डायरेक्शन लिखना चाहूँ, डी की डायरेक्शन, तो इस तरीके की आएगी, ध्यान से देखना, डीई, ठीक है। यहाँ हॉरिजॉन्टल इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, चलो भाई, है ना, अच्छी बात है। अब इस डी के में काम करता हूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन और रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है। इस डी के अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लूंगा, इधर मैं एक कंपोनेंट इसका आएगा इस तरफ, जो कि रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि रॉड ये है, ध्यान से देखना, रॉड ये है और ये रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इस कंपोनेंट को अपन बोल सकते हैं डीई परपेंडिकुलर। और ये एक्चुअली में डी बार था, अपने को ऐसे दिखाना चाहिए था, ठीक है। एक इसके पैरेलल आएगा इस तरीके का, डीई पैरेलल बार, अच्छी बात है। अब जरा ये डी लिख के देखते हैं पहले। डी क्यू तो अपने को दिख ही रहा है कि डी क्यू कैसा है, लैम्डा डी एक्स टाइप का है, ठीक है। यानी कि क्यू बाई एल इंटू डी एक्स टाइप का है, ठीक है।
अब अपन डी लिख के देखते हैं, डी किस तरीके का आएगा। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो ऐसा लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज कितना हो जाएगा, ये क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, यानी कि लैम्डा डी एक्स, वही है ना, बाय आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस अपने को चाहिए बेसिकली, ध्यान से देखना कौन सी डिस्टेंस चाहिए अपने को, ये मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ तुमको अभी फिगर में, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो ये डी है ना, और ये डिस्टेंस चाहिए। लेट्स से इस डिस्टेंस को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, क्या बोल दूं, आर बोल देता हूँ, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं आर बोल देता हूँ। तो आर जो निकलेगा वो आएगा तुम्हारा क्या, एक ध्यान से देखना, मैं जरा इसके लिए टैन थीटा लिखता हूँ, टैन थीटा नहीं सॉरी, किस रेशियो से फायदा होगा अपने को, ध्यान से देखना, ये आर है ये डी है, तो अपने को कॉस थीटा से शायद फायदा होगा, क्योंकि कॉस थीटा बनेगा डी बाई आर, है ना, ध्यान से देखना। तो कॉस थीटा जो बनेगा वो बनेगा डी बाई आर। तो यहाँ से मैं सिंपली आर को लिख सकता हूँ डी अपॉन कॉस थीटा, यानी कि डी सेक थीटा। ये अपने को बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर 1/r² तो चाहिए, 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 1/d सेक थीटा का स्क्वायर, ये बनेगा। चलो, तो जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आएगा अपना ऊपर क्यू डी एक्स, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आया डी। तो अपने पास वेरिएबल यहाँ पर अब देखो राइट साइड में क्या क्या बना, एक तो बना dx, मतलब ये बेसिकली dx में इंटीग्रेशन दे रहा है ना, तो x एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, ये सारा कांस्टेंट है। ये थीटा अपने पास एक वेरिएबल है, देख सकते हो थीटा हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगा और x भी हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगा। तो अपने को एक ही वेरिएबल चाहिए, तो अपने को इस x और थीटा में कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें, एक काम करता हूँ, अब तुम ध्यान से देखो, x और थीटा में रिलेशन निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इस ट्राइंगल में ये है x, ये d कांस्टेंट है, तो अपन एक चीज लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा तुम्हारा क्या बनेगा, x/d बनेगा, ये मिल गया रिलेशन, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू x/d, यहाँ पे ध्यान से नीचे यहीं पे लिख लेता हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है ना। तो x तुम्हारा हो जाएगा d tan थीटा, और अब यहाँ से मैं अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू, d कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बन जाएगा। तो ये dx की वैल्यू अपन यहाँ रख दें तो अपने को इजीली मिल जाएगा ये, ठीक है। चलो, सही कर रहे हैं, हाँ ठीक है सही है। तो d अपना बनेगा फाइनली, है ना, q, dx की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, सॉरी एल, ये एल डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। बहुत इजी बन गया, सेक स्क्वायर थीटा सीधे सीधे कट गया, और एक डी से ये डी कट गया, ठीक है। तो अपना ये बनेगा डी जो बनेगा फाइनली, वो बनेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डी इंटू डी थीटा, ठीक है। चलो, ठीक है, तो ये अपना बन गया डी। अब अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं जनरली, यहाँ पर ई परपेंडिकुलर अलग निकाल लेते हैं, ई पैरेलल अलग निकाल लेते हैं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, और फिर एंगल वैंगल अपन निकाल ही सकते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स मिल जाए तो, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल अलग अलग निकालते हैं, तो वही निकालते हैं पहले। ई परपेंडिकुलर क्या है भाई, बेसिकली इस डी के ये एंगल, जैसे अगर ये एंगल अपना थीटा था, ध्यान से देखना, एक मिनट क्या हो गया, हाँ ध्यान से देखना, ये एंगल अपना थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा है, तो डी परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, डी कॉस थीटा है, और डी पैरेलल कुछ नहीं है, डी साइन थीटा है, ठीक है। तो अब ऐसे हर एलिमेंट के लिए जो डी कॉस थीटा है ये सारे इसी डायरेक्शन में है, तो हम इन डी कॉस थीटा पर इसी तरीके से इंटीग्रेशन लगा सकते हैं ई परपेंडिकुलर के लिए। तो ई परपेंडिकुलर लिखेंगे तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। अच्छा, इसको अपने को लैम्डा के टर्म में लेना चाहिए था, ये क्यू वाला नहीं लेना चाहिए था, ठीक, क्यू बाई एल को लैम्डा लिख लेना, ठीक है, क्योंकि वो रिजल्ट ज्यादा अपन यूज करते हैं, इसको लैम्डा लिख लेना। तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, कैसे बनाया देख रहे हो ना, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन, एक मिनट, डी अपॉन कॉस थीटा थोड़ी है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा डी थीटा, क्यों, क्योंकि पूरे पे इंटीग्रेशन वैसे तो लगना चाहिए था, पूरे पे लगा देते हैं, कॉस थीटा डी थीटा, ये बनेगा ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर फाइनली लिख सकते हो, ये सारा कॉन्सेप्ट बाहर निकालो, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से यही रिजल्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। क्यों, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद एक फॉर्मूला, इसके बाद इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आएगा,
बट वो फार्मूला थोड़ा सा रटने में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी उसमें टर्म्स बढ़ जाते हैं तो दिक्कत आती है समझने में। ये रखोगे याद तो हमें कभी नहीं भूलोगे, ये हमेशा दिख जाएगा कि फिगर से जैसे तुम ये बनाओगे इस तरीके इलेक्ट्रिक फील्ड है तो cos थीटा वाला कंपोनेंट इधर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर हमेशा इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा होगा, बाकी ये तुम्हें याद रखना है टर्म, ये अपन ऊपर से सॉल्व करके लाए। ठीक है, सिमिलरली ई पैरेलल लिख लो यहाँ पर। ई पैरेलल क्या बनेगा, इसी डी का साइन थीटा, इंटीग्रेशन डी साइन थीटा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये उस तरीके से आ जाएगा, ई पैरेलल जो तुम्हारा निकल करके आएगा वो बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए इस तरीके का। अब इस थीटा की लिमिट कैसे देंगे, वहीं पे पूरा कैच है। ठीक है, जो अपन ने तीन तरह के पॉइंट लिए ना, ये पी क्यू आर, इन तीनों में अलग अलग तरीके से लिमिट देनी है, तो वही लिमिट कैसे देनी है वो समझ गए तो तुम किसी भी तरह के पॉइंट के लिए लिख लोगे। चलो, तो अब मैं तुम्हें एक बार समराइज कर देता हूँ अपन किस कंक्लूजन पे पहुंचे। ठीक है, ये ये है रॉड, लैम्डा से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ एल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एट अ डिस्टेंस डी, एक मिनट, एट अ डिस्टेंस डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, जो इसके अल्फा और बीटा इस तरीके का एंगल बना रहा था, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है तुम्हारा बीटा। ठीक है, इस तरीके का, इस तरीके का कोई पॉइंट पी था, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ई परपेंडिकुलर, वो क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। और एक डायरेक्शन इस तरफ आएगा। ठीक है, ई पैरेलल इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, अभी इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ई पैरेलल इधर भी तो हो सकता था, है ना। तो अभी तुमने जो फिगर में देखा, एक चीज ध्यान से देखना, इस डी के ऊपर अगर अल्फा ज्यादा है ना, अल्फा ज्यादा है यानी कि ये वाला पार्ट ज्यादा है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। ठीक है, और अगर बीटा ज्यादा है, ये वाला पार्ट ज्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि अल्फा ज्यादा है बीटा ज्यादा है, जो एंगल ज्यादा है उसके उल्टे डायरेक्शन में नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट में। ठीक है, ये तुम अपने आप देख सकते हो उससे, फिगर से। ठीक है, समझ में आ जाएगी तुम्हें, एलिमेंट बनाओगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो, ये हो गया, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद जो लोग रिजल्ट याद रखते हैं, जैसे इस वाले केस के लिए जो पी वाला पॉइंट है, जो हमने बोला था कि इस तरीके से इसके अंदर आएगा, ठीक है, रेंज में आएगा, तो इस तरह के पॉइंट्स के लिए अगर मैं ई परपेंडिकुलर पर अब लिमिट लगाना चाहूँ, ठीक है, ई परपेंडिकुलर तुम्हारा बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, है ना। इस पे लिमिट लगाऊं तो हम, ये पूरी रॉड कवर करनी है, तो यहाँ से हम अगर लिमिट लगाना चालू कर रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ से अगर हम लिमिट लगाना चालू कर रहे हैं तो पहले हम जाएंगे नीचे की तरफ, तो माइनस बीटा से लेकर के अल्फा तक अपने को जाना पड़ेगा, तब अपने को ये टोटल रॉड मिलेगा। माइनस बीटा क्यों, क्योंकि इस तरफ हमने नीचे की तरफ माइनस एंगल माना, तब इधर की तरफ पॉजिटिव आया, तो माइनस बीटा से अल्फा अपने को लिमिट देनी है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये इस तरह के इनसाइड पॉइंट्स के लिए कैसी लिमिट देनी है, माइनस बीटा गए और फिर यहाँ से अल्फा तक, तो माइनस बीटा से अल्फा अपने को लिमिट देनी है, तो यहाँ पर लिमिट देंगे माइनस बीटा से अल्फा। ठीक है, तो अब बस कुछ नहीं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, इसमें लिमिट रख दो माइनस बीटा से अल्फा, तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो प्लस साइन बीटा बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ये कितना कंफ्यूजिंग हो गया, है ना। इससे ये रिजल्ट याद करना ज्यादा अच्छा है, ये याद करना ज्यादा अच्छा है। और ये याद करने से तुम्हारे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो ये ऊपर से इस वाले पॉइंट के लिए भी यही होगा और इस वाले पॉइंट के लिए भी यही होगा। बट अगर तुम ये याद ना करके इन तीनों पॉइंट के अलग अलग याद करते हो तो तुम्हें 6 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आया, बट यहाँ पर कुछ और आएगा, क्यों, क्योंकि अभी उसमें लिमिट डिफरेंट आएगी, देखना तुम। ठीक है, और ये से ई पैरेलल लिख सकते हो, है ना, तो ये आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, वही माइनस बीटा से अल्फा लिमिट देंगे, तो ये आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो मैंने कभी ये याद नहीं किया क्योंकि मेरे को ये पसंद ही नहीं था। ठीक है, मैं बस वही कॉस थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटीग्रेशन याद रखता था, और लिमिट कैसे लगानी है ये याद रखता था। साइन थीटा का बनेगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट रखो माइनस बीटा से अल्फा, ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी
माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ माइनस बीटा, यानी कि माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही बनेगा, कॉस बीटा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, है ना, इस तरीके का। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, माइनस माइनस का एक प्लस भी तो बनेगा, इस तरीके का बन जाएगा। तो बेसिकली ये बनता क्या है ना, लैम्डा अपॉन 4 पाई नॉट डी मॉड में बन जाता है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, बस यही है। ठीक है, कुछ भी ज्यादा कम हो सकता है ना इस तरीके का। ये सब रिजल्ट याद करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो वही वाला याद रखो। अब मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होगा अगर ऊपर का पॉइंट लेते हैं अपन, तो ठीक है, देखना ध्यान से। इस तरीके की रॉड है, आगे लैम्डा एल, ठीक है। अब अपना पॉइंट कैसा है देखना ध्यान से। ये पॉइंट अपना इस तरीके का क्यू टाइप का पॉइंट आ गया, ठीक है, नाइस। अब क्या करोगे, इसको जरा एंड से जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं। तो अब तुम्हें क्या देखने को मिलेगा ना, कि ये एंगल बीटा है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो अब की बार फिर एक चीज हमेशा सही है, कि यहाँ पर जो ई परपेंडिकुलर होगा वो होगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। और जो ई पैरेलल होगा वो नीचे की तरफ बना लिया अपन ने, ठीक है। वैसे एक्चुअली यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख ही रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ ही बनेगा, ठीक है। मॉड वाइज कुछ भी बनाओ, बाकी ऊपर की तरफ बनेगा, दिख रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला ना, जिधर तरफ चार्ज ज्यादा है उसके उल्टे डायरेक्शन में बनेगा। तो ये तो पूरा चार्ज नीचे की तरफ ही है, तो ऊपर ही बनेगा। ई पैरेलल बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। तो ये चीज अभी भी ट्रू है। बट चेंज क्या होगा, फॉर्मूला डिफरेंट क्यों आएगा, ये फॉर्मूले नहीं आएंगे जो ये आया अपन का और ये आया, ये नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि अब लिमिट चेंज हो जाएंगी। लिमिट क्या रखोगे, देखो इस पूरी रॉड को कवर करने के लिए अपन पहले गए माइनस बीटा, और फिर ऊपर पिछले वाले केस में हम ऊपर अल्फा जा रहे थे, बट माइनस बीटा से माइनस अल्फा आना पड़ेगा अपने को अब की बार, केवल इतना ही एंगल है, माइनस बीटा से माइनस अल्फा। तो इसमें लिमिट आएगी माइनस बीटा से माइनस अल्फा, यानी कि अगर मैं इसमें ई परपेंडिकुलर लिखना चाहूंगा तो वो बनेगा इंटीग्रेशन, सॉरी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा माइनस बीटा से माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये लिमिट ध्यान रखनी है, इसमें माइनस बीटा से माइनस अल्फा लिमिट लगेगी। बस कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे, जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आएगा साइन थीटा, वैल्यू रखोगे माइनस बीटा से माइनस अल्फा। तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, अंदर बनेगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस साइन बीटा, यानी कि प्लस साइन बीटा, यानी कि वही फिर ये चीज मॉड में आ जाएगी, इस तरीके का। तो ये डिफरेंट फार्मूला बन गया, बट सही क्या चीज थी, ये इतने कितने फार्मूले याद करोगे यार। तो इस तरीके से बस ये पता रखो कि परपेंडिकुलर वाला क्या है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, और पैरेलल वाला क्या है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। फिर लिमिट कैसे देनी है, जैसे अब लिमिट तीनों के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक साथ बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं तुम्हें फाइनली बता रहा हूँ समराइज, कि तुम्हें याद क्या रखना है, ठीक है। पहले फिगर बनाते हैं। पहली बात, हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल के फॉर्म में, लैम्डा एल। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर क्या है, अगर मैं कोई भी ऐसे पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट पी टाइप का, है ना, तो इस पर ई परपेंडिकुलर क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, ई परपेंडिकुलर। और ई पैरेलल क्या है, इस तरीके का होता है, ठीक है। जिधर चार्ज ज्यादा है उसके उल्टे डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है। तो ई परपेंडिकुलर अपन ने कैसे लिखा, एक बार लिख लो यहाँ पे, ई परपेंडिकुलर होता है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। चलो, ई पैरेलल कैसे लिखोगे, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। तो ये हर तरह के पॉइंट के लिए ट्रू है। अब इनमें लिमिट्स कैसे लगानी है, वो अब तुम एक एक पॉइंट के लिए देखो। पहले पी वाले पॉइंट की अपन बात करते हैं। इस तरीके से हमने ज्वाइन किया, ठीक है, यहाँ बनाया हॉरिजॉन्टल। तो अब इसके बाद एंगल कैसा आया, ठीक है, यहाँ से ये एंगल है बीटा, ये एंगल है अल्फा। तो इस केस में अपने लिमिट कैसे लगाई, माइनस बीटा से अल्फा के लिए, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस बीटा से अल्फा की लिमिट लगा देंगे, ठीक है भाई। अब जरा इसको ऐसे बना लेते हैं, रेंज इसकी, ठीक है। अब ऊपर का कोई पॉइंट है इस तरीके का क्यू टाइप का,
तो ये भी अपन ने अभी देख ही लिया, इस तरीके से ज्वाइन करो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। तो एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा बीटा, ये बनेगा अल्फा। तो लिमिट क्या बनेगी, माइनस बीटा से माइनस अल्फा। ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, पॉइंट नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो नीचे वाला पॉइंट लेते हैं, इस तरीके का पॉइंट आर। इसको जरा ज्वाइन करते हैं दोनों जगह से। ये बना, ये बना, यहाँ पे बनाएंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब ध्यान से देखो, नीचे वाला एंगल जो बनाता था वो तो था बीटा, और ये ऊपर वाला जो एंगल बनाता था वो तो था अल्फा। तो अब की बार लिमिट तुम्हें साफ साफ दिख रही होगी कि बनेगी बीटा से अल्फा। तो फॉर्मूले यही रहेंगे, cos थीटा लैम्डा अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन डी इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा परपेंडिकुलर के लिए, और पैरेलल के लिए इंटीग्रेशन sin थीटा डी थीटा। लिमिट कैसे दोगे, यहाँ पे माइनस बीटा से अल्फा, बीच वाले पॉइंट्स के लिए ये माइनस बीटा से माइनस अल्फा, और ये बीटा से अल्फा। ठीक है। अब ये याद कैसे रखना है कि परपेंडिकुलर cos थीटा है, पैरेलल sin थीटा है ना। दिख ही रहा है, कोई भी ऐसे एलिमेंट लेके देखो इस तरीके से, ये थीटा एंगल पर, तो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा एक ही स्टेप में कि ये हो जाएगा डी cos थीटा टाइप का। तो बस वही है, इस तरीके से तुम याद भी इजीली रख सकते हो, पिक्चराइज हो जाएगा। ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला याद करने के लिए बेस्ट तरीका है, वो साइन अल्फा बीटा वाले मत याद रखना। वो रिजल्ट निकाल लोगे यार, इंटीग्रेशन तो आता ही है ना, कॉस साइन का इंटीग्रेशन कौन सी बड़ी चीज होगी तुम्हारे लिए। ठीक है। तो बढ़िया है, ये हो गया। अब और एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जो ई पैरेलल है ना, ये हमेशा अगर इधर साइड चार्ज ज्यादा है तो नीचे की तरफ आएगा नेट में, और इधर साइड चार्ज ज्यादा है तो ऊपर की तरफ आएगा नेट में। इस वाले पॉइंट के लिए हमेशा ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि सारा चार्ज नीचे के नीचे है, और इस वाले पॉइंट के लिए हमेशा नीचे आएगा क्योंकि सारा का चार्ज ऊपर के ऊपर है। ठीक है। इस तरीके से तुम इनको लिख सकते हो। ठीक है, वो तुम्हें दिख भी रहा होगा, अगर जैसे जितनी लेंथ है और इतनी ही लेंथ है, तो ये इस वाले जो एलिमेंट के लिए जो चार्ज जो डी साइन थीटा आएगा वो ऐसा ही सिमिलर एक एलिमेंट काट देगा। बट ये वाला जो पार्ट एक्स्ट्रा मिल गया ना, उस एक्स्ट्रा पार्ट की वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि उस एक्स्ट्रा पार्ट की वजह से जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस तरीके के आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उनकी वजह से कॉस थीटा इधर और साइन थीटा वाले नीचे की तरफ। तो जिधर चार्ज ज्यादा है उधर की तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें ई पैरेलल देखने को मिलेगा नेट में। और अगर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इधर इधर तो ई पैरेलल खत्म हो जाता, वो अभी तुम आगे देखोगे स्पेशल केसेस में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं, अब इसी के बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं। जैसे कि एक तो था ये अपन ने देखा पॉजिटिव चार्ज, अगर अगर लेट से इसी तरीके का लाइन चार्ज है, बट इसमें पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कैसे करोगे। ठीक है। लैम्डा से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ एल है। ठीक है, वही एट अ डिस्टेंस डी मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इस तरीके का अल्फा बीटा। ठीक है। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे, तो आपकी बात बस इतना फर्क पड़ेगा कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगी। जैसे ई परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आता था ना, ई परपेंडिकुलर इधर की तरफ आएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। और ई पैरेलल अब की बार जिधर चार्ज ज्यादा है, जैसे अगर मैं मान के चलूँ ये वाली लेंथ ज्यादा थी जैसे ऊपर वाले केस में, तो हमारा नेट इधर आता था, बट अब की अगर ये वाली लेंथ ज्यादा है तो इसी तरफ आएगा नेट में। ठीक है, वो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना के देख भी सकते हो, समझ में आ जाएगा तुम्हें। सारे डायरेक्शन बस रिवर्स हो गए, तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और केस हमें से पड़ता है, इनफाइनाइट रॉड, है ना। इनफाइनाइट रॉड का मतलब इस तरीके की है ना, प्लस ही चार्ज ले रहा है। ठीक है। इधर भी इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, इधर भी इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। तो एट अ डिस्टेंस डी अगर मुझे एक पॉइंट लेना है, पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो अब तुम ध्यान से देखना, जो अल्फा बीटा अपन लेते थे ना, ये देखना इस तरीके से अगर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है तो ये जो एंगल है अल्फा अपना, ये टेंडिंग टू 90 हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ये तो आगे तक है ना पूरा। ठीक है। सिमिलरली जो बीटा है ये इस तरीके से बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है नीचे पूरा इनफाइनाइटली, तो ये एक तरीके से 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो अल्फा टेंडिंग टू 90 डिग्री, बीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री, इस वाले केस के लिए। ठीक है। तो अपन लिखते हैं एक एक करके, ई परपेंडिकुलर जो आएगा वो आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से देंगे, माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री, दिख ही रहा होगा, माइनस बीटा से अल्फा देते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन डी साइन थीटा माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है भाई जी, साइन 90 होता है तुम्हारा 1। ठीक है, तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, साइन 90 बनेगा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस 90। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो प्लस हो जाएगा, एक तो माइनस आया फिर वो एक और माइनस जो है बेसिकली माइनस आने दो, और माइनस साइन 90 डिग्री आ जाएगा, माइनस साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री कितना था 1, तो माइनस 1 लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, ये हो गया। तो ये बेसिकली बन जाएगा 2, तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, जरा ई पैरेलल लिखो, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, है ना।
लिमिट रखेंगे -90 डिग्री से 90 डिग्री, है ना। ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और -90 डिग्री से 90 डिग्री रखेंगे। कॉस 90 बनता है 0, कॉस -90 भी बनता है 0, तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। 0 - 0 0 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 0। तो वो दिख भी रहा है कि अगर दोनों तरफ इन्फाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उस तरीके का, जैसे मैं तुम्हें बोला ना कि अगर यहाँ पर मिड पॉइंट होता तो ये पैरेलल वाला आता ही नहीं, क्योंकि जितना चार्ज इधर उतना ही चार्ज इधर, तो उनके जितने भी इस तरीके के साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स आते हैं ना ऊपर और नीचे के, कैंसिल आउट होते जाते हैं, तो नेट में कोई पैरेलल आता ही नहीं। ठीक है, तो वही है, इधर जितना उतना उतना ही इधर, क्योंकि इनफाइनाइट है। ठीक है, सेम एंगल है, तो बस वही, जब सेम एंगल मिलेगा तो तुम्हें 0 मिल जाएगा ये पैरेलल। ठीक है, तो ये वाला केस मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ फाइनली, है ना, इस तरीके का। अगर इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों तरफ, एट पॉइंट डिस्टेंस दिए, अगर मैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहा हूँ, तो केवल और केवल पैरेलल डायरेक्शन में होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। बढ़िया है। अब आता है अगला स्पेशल केस, जो कि है तुम्हारा सेमी इनफाइनाइट रॉड। सेमी इनफाइनाइट रॉड, इसमें क्या सीन है भाई, इस तरीके का है। ठीक है, लैम्डा एल, तो इस तरफ का एंड अपने को पता है, एट डिस्टेंस दी, इस एंड से अपन गए पॉइंट पी, इस तरफ इनफाइनाइट है, मतलब दोनों तरफ इनफाइनाइट नहीं, एक ही तरफ इनफाइनाइट है, और इस तरह का अपने को एंड पता है डी। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या करोगे, बस वही करना है, जरा जोड़ो, है ना। तो ये एंगल जो तुम्हारा एक मिनट, सॉरी, जोड़ना नहीं था डायरेक्टली, एक्चुअली तुम ध्यान से देखोगे वही इनफाइनाइट है ना यार। इस तरीके से जो तुम्हारा अल्फा है वो अगेन 90 डिग्री है यहाँ पर, मतलब अल्फा टेंडिंग टू 90 डिग्री ऐसा बोल सकते हैं। और बीटा तुम्हारा सिंपली सिंपली 0 दिख रहा है इस बार, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जोड़ दोगे तो बीटा तुम्हें 0 दिख ही रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, वही परपेंडिकुलर ही पैरेलल लिखना है। ई परपेंडिकुलर आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट रखोगे 0 से 90, -0 कुछ होता नहीं, होगी 0 0 है ना। ये आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, साइन थीटा अंदर रखोगे, सॉरी, 0 से 90। ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, साइन 90 बनेगा 1, माइनस साइन 0 बनेगा 0। ये बनेगा सिंपली लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ई पैरेलल लिखते हैं, तो बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये ई परपेंडिकुलर आया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 से 90 डिग्री, है ना। तो बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, अंदर बनेगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा 0 से 90 डिग्री, है ना। कॉस 90 कितना बनेगा, 0, माइनस कॉस 0, माइनस माइनस कॉस 0, तो कॉस 0 बनेगा 1, तो माइनस माइनस 1, इस तरीके का। ये भी बन जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, है ना, ई पैरेलल। तो अपना ये केस कैसा बना, ध्यान से देखना। इस तरीके का सेमी इनफाइनाइट रॉड है, ये बना एट डिस्टेंस डी, अपन ने पॉइंट पी लिया, तो इस पर जो ई परपेंडिकुलर आएगा वो इधर आएगा, वो कितना आया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ई पैरेलल आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि चार्ज ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, चलो, तो रिजल्टेंट किधर आएगा भाई, ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल ही तो है, तो रिजल्टेंट आएगा यहाँ से 45 डिग्री पर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी √2। ये कैसे आया, ये मैंने सीधे लिख दिया क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, दिख रहा है। बाकी तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ई बार जो आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। जब इसको करोगे तो तुम्हें यही मिल जाएगा। ठीक है, कर लेना। 45 डिग्री पर है क्योंकि इक्वल वेक्टर से दिख रहा है। ठीक है, सिंपली वेक्टर से खेल रहा है। चलो, तो ये है स्टैंडर्ड केसेस जिसके लिए तुम रिजल्ट्स याद रखते हो। ठीक है, अब इसमें तुम्हें ऐसा भी दे सकता था। ठीक है, ये स्टैंडर्ड केस नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें लिमिट लगाना आना चाहिए। इस तरीके का केस दे दे, सेमी इनफाइनाइट ही बना रहे हैं हम। ठीक है, इधर इनफाइनाइट है और यहाँ पे हमने बोल दिया इस तरीके से एट अ डिस्टेंस डी। ठीक है, ये वाला अपने को पता है कि ये एंगल लेट से कुछ बीटा है। ठीक है,
इसमें क्या होगा, अल्फा टेंडिंग टू 90 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू बीटा ही रहेगा, ये कुछ भी हो सकता है, 30 60 70 जो भी है। तो बेसिकली हम लिमिट कहाँ से देंगे, माइनस बीटा से 90 डिग्री के लिए। और बस लिख लेंगे ऐसे केस के लिए भी। तो ऐसा कोई भी केस है ना, तो अपने को बस पता ये होना चाहिए कि ई परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं, ई पैरेलल कैसे लिखते हैं, और उसके बाद लिमिट कैसे लगाते हैं। तो किसी भी तरह के केस के लिए तुम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अपन ने अभी इनफाइनाइट वाला केस पढ़ा ना, ये भी बहुत यूज आता है इसका, मतलब दोनों तरफ इनफाइनाइट वाला है ना, इस तरीके से लैम्डा लेंथ एल। तो हमने बोला एट डिस्टेंस डी, अगर हम यहाँ से बात करें पॉइंट पी पर, तो केवल पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अब जरा ई का विद डी ग्राफ बनाओगे तुम अगर, इसमें इस फंक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ विथ डी, तो ध्यान से देखो, अगर डी को तुम जीरो की तरफ टेंड कराओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और अगर डी को तुम इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को टेंड करेगा। तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब हाइपरबोला बनेगा बेसिकली। तो इस तरीके का तुम्हें दिखेगा इसका ग्राफ, ठीक है, दिख ही रहा है। ई डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का बन रहा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है भाई, तो इतने ही केसेस हैं इसमें। आई गेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन वेश्चन देखते हैं इस पे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें फिगर बना लेते हैं पहले, ठीक है। इस तरीके का गिवन है, ये है तुम्हारा वाई एक्सेस, ठीक है, ये है एक्स एक्सेस, और ये है जेड एक्सेस, ठीक है। इसमें तुम्हें रॉड्स दिया है। पहली रॉड है तुम्हारी इस तरीके की, वाई एक्सेस के पैरेलल, इनफाइनाइट, और इस तरफ तुम्हें एंड दिख ही रहा है ना। इस एंड का कोऑर्डिनेट अगर तुम यहाँ से देखना चाहो तो लिख सकते हो ए 0 0, तो एक्स में ए, वाई में 0, जेड में 0। और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पर इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा लैम्डा से रॉड वन इसको बोल दिया, ठीक है। रॉड टू कैसी है, इस तरीके की, जो कि है तुम्हारी जेड एक्सिस के पैरेलल। तो अगेन ये भी सेमी इनफाइनाइट रॉड है, इस तरफ इनफाइनाइट, और इस तरीके से माइनस चार्जेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड अब की बार, ठीक है, माइनस। इस पर अगेन वही लैम्डा बट माइनस है अब की बार, ठीक है। और पॉइंट वो A00 इसका एंड दिख ही रहा है, ठीक है। तीसरी रॉड तुम्हारी यहाँ पर गिवन है, जो कि है एक्स एक्सिस के पैरेलल, नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल सकते हो इस तरीके से, इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट टाइप की रॉड है, प्लस चार्ज अगेन लैम्डा से डिस्ट्रीब्यूटेड, रॉड नंबर 3, रॉड नंबर 2। तो इस तरीके से तुम्हारे पास 3 रॉड्स हैं, ठीक है। अब तुमसे बोल रहा है वन सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, ये लैंग्वेज लिख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली लैंग्वेज क्या लिखें, तुम्हें समझ में तो आ ही रहा होगा ना, एक्स वाई जेड कैसे लिखा है, बट चलो लिख लेते हैं। वन सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट पी, है ना, एक्स कॉमा जीरो कॉमा सॉरी A,0,0, ठीक है। ये एक पॉइंट है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये कौन सी है, फर्स्ट रॉड जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, अच्छी बात है। अनदर सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, या अनदर सेमी इनफाइनाइट वायर लिख लो, अनदर सेमी इनफाइनाइट वायर स्टार्ट्स फ्रॉम A00, स्टार्ट्स फ्रॉम A00, ठीक है, A00 वही अब जो सेकंड वाला है ना, एंड इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो दिख ही रहा है सेकंड वाला, मैंने तुम्हें बता ही दिया था, एंड इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है। कैरीज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा, या माइनस लैम्डा भी बोल सकते हो, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, कुछ भी बोलो, इतना समझ में आना चाहिए कि बस मतलब मैग्नीट्यूड लैम्डा ही है, बट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। थर्ड सेमी इनफाइनाइट रॉड, थर्ड
सेमी इनफाइनाइट रॉड इज पैरेलल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, जैसे ऊपर अपन ने बना रखा है ना। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 0,a,0, मतलब बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये भी 0,a,0 है। ठीक है, ओके। ऑल्सो हैज चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, क्या होगा मतलब, पूरा वेक्टर ही पूछ रहा है ना, मैग्नीट्यूड नहीं, ध्यान रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो इन पूरे चार सिस्टम की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड वो बताना है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। ठीक है, पहले बात, एक चीज मेरे को समझ में आई कि ये सारे ही एट अ डिस्टेंस ए है, बिकॉज ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी ए है, ये दिख ही रहा है तुम्हें इससे। तो ये सारे ए डिस्टेंस पर है, पहली बात। तो इनकी वजह से जो, और क्योंकि सेमी इनफाइनाइट रॉड है, तो इनकी वजह से ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। वो कितना होगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। बस इनकी डायरेक्शन देखना है अपने को। ठीक है, और इसको मैंने लेट से ई बोल दिया अभी के लिए। तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल दोनों की वजह से सेम है, और वो कितना है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, अभी अपन ने ऊपर देखा। चलो, तो रॉड वन से स्टार्ट करते हैं। तो रॉड वन की वजह से जो परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, ई। ठीक है, और जो पैरेलल आएगा वो नीचे, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई। डन। रॉड टू की बात करते हैं। रॉड टू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना, ई परपेंडिकुलर जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ई। और जो इसकी वजह से तुम्हारा ई पैरेलल आएगा वो आएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, क्योंकि ये भी वही तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, नेगेटिव चार्ज है, तो ये बन गया। तीसरा अपना कौन है, ये रहा, ये। तो इसकी वजह से जो ई परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। सबका मैग्नीट्यूड ई है, वो समझ में तुम्हें आ ही गया होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। और इसी वजह से जो पैरेलल आएगा वो आएगा इस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ई। ठीक है, तो अपन ने अब सारे बना लिए। अब जरा नेट पिक्चर देखो इन सब का रिजल्टेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओ की तरफ, तो इधर एक ई, एक और ई। ठीक है, इसके अलावा एक ई इधर, ये वाला बना दिया, ये दोनों बना दिए। ठीक है, फिर एक नीचे की तरफ, ये वाला जो येलो से बनाया है, और एक और ब्लू से जो बनाया है, एक और ई, ये रहा। और उसके अलावा एक और बच रहा होगा, 1 2 3 4 5 बना लिए अपन ने, एक और रह रहा है। कौन सा रह रहा है भाई, हाँ, ये पॉजिटिव जेड की तरफ एक ई बनेगा। ठीक है, तो ये अपना नेट रिजल्टेंट पिक्चर बना। अब इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है भाई, एक ये वाला ई इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बस बाकी सब कुछ ठीक है। तो अपना ये एक्चुअली में कैसा बना, ध्यान से देखना। ई जो है आई कैप, क्योंकि इस आई कैप में ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ई आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया डन। ठीक है, फिर -2 ई जे कैप, -2 ई जे कैप। ठीक है, और ये प्लस जेड की तरफ है, +E के कैप, है ना। तो अपन यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं इसको, ई का कॉमन लेके, आई कैप -2 जे कैप +K कैप। और ई की वैल्यू अपन यहाँ से रख सकते हैं कितनी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, एक्चुअली में यहाँ पर ए है ना, ये अपने फिगर में देखो डिस्टेंस, ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, आई कैप -2 जे कैप +K कैप। सिंपल। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी का एप्लीकेशन करा रहा है। मतलब एक एक रॉड की वजह से लिखा, सबकी वजह से मैग्नीट्यूड क्यों सेम आया, समझ में आई क्या होगी। सेमी इनफाइनाइट रॉड है, इसके लिए ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल दोनों की वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, अभी अपन ने ऊपर कैलकुलेट करा। फिर पहली वाली रॉड की वजह से इधर आएगा ई परपेंडिकुलर, इधर आएगा ई पैरेलल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी वाली रॉड की वजह से ई परपेंडिकुलर इधर आएगा, ई पैरेलल आएगा तुम्हारा इस तरफ। ठीक है, और तीसरी वाली रॉड की वजह से ई परपेंडिकुलर आएगा तुम्हारा नेगेटिव वाई की तरफ, और ई पैरेलल आएगा नेगेटिव एक्स की तरफ, जो कि दिख रहा है आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड्स, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लॉन्ग स्ट्रेट conducting rods carrying uniformly distributed charges, carrying uniformly distributed charges of linear charge densities, distributed charges of linear charge densities lambda 1 and lambda 2, linear charge densities lambda 1 and lambda 2 are positioned at a distance a, are positioned at a distance a from each other, from each other. How does the interaction between the rods depend on A? मतलब बेसिकली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनके बीच में निकालना है। हाउ डज द, तो देख सकते हो अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं। इंटरेक्शन बिटवीन द रॉड्स डिपेंड ऑन ए। तो देखते हैं। तो बेसिकली क्या कह रहा है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट वाली की रॉड की बात हो गई, ठीक है। कंडक्टिंग कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर पोजीशन एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों का डिस्टेंस एक दूसरे से ए है, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि लेट से अगर मैं एक रॉड को ऐसे मान रहा हूँ, है ना, लेट से अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन बोलता हूँ, एक्स वाई, है ना, अगर ये वाई एक्सिस मतलब एक्स वाई प्लेन में है ये वाला, है ना, इस तरीके का, ठीक है। तो जो तुम्हारा दूसरा रॉड है वो एट अ डिस्टेंस ए, हाँ, तो एक रॉड अपना इस तरीके का हो गया, तो दूसरा रॉड इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और एट अ डिस्टेंस ए होना चाहिए, तो यानी कि इस तरीके से, मतलब अंदर घुसता हुआ। बेसिकली अगर एक रॉड ऐसा है तो एक ऐसा है, ठीक है, अंदर घुसता हुआ। समझ में आ रहा होगा तुम्हें, लाइक ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये जेड जेड एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए अपने दोनों रॉड्स, इस तरीके से पोजिशन है। एक का चार्ज डेंसिटी है लेट्स से लैम्डा 1, दूसरे का है लैम्डा 2, ठीक है। पोजीशन एट डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच अदर, तो अब इसमें बोल रहा है इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताओ, और ये दोनों इनफाइनाइटली है, तो बेसिकली इस तरीके से इनफाइनाइट एक्सटेंडेड रॉड होगी, और ये वाली भी इनफाइनाइटली ही ऊपर नीचे एक्सटेंडेड होगी। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से बना रहा हूँ एक रॉड जिसकी लैम्डा 2 तुम्हारी चार्ज डेंसिटी है, दूसरी एट अ डिस्टेंस ए इस तरीके की बनेगी, इस तरीके से चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इस पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 1, ये इनफाइनेटली एक्सटेंडेड है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना है अपने को, ठीक है। तो एक की वजह से दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख करके और अपन इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। एक काम करते हैं, इस पर हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं इस तरीके से कुछ एक्स दूरी पर जा करके, डीएक्स टाइप का। अब इस एलिमेंट पर फोर्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर आए, है ना, तो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लेट से नाम दे दिया कुछ, क्या बोल दूं मैं, ई बोल देता हूँ, ठीक है। और इस ई की वजह से इस पर कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। ई की डायरेक्शन क्या होगी भाई, अब तुम ध्यान से देखो, ये क्योंकि इनफाइनाइट रॉड है, तो इनफाइनाइट रॉड कैसी होती है, बस केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी ई, ठीक है, ध्यान से देखना। इनफाइनाइट रॉड है तो इसकी वजह से ई का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। और जो तुम्हारा क्या कहते हैं ये होगा, बेसिकली क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, ई ये होगा। और इस तरीके से अगर मैं इस ई के कंपोनेंट्स दूं तो दो कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। ई के कंपोनेंट्स दूंगा तो एक आएगा इस तरफ, है ना, और एक आएगा इस तरफ, ठीक है।
अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ एंगल वैंगल ले लेता हूँ। लेट से इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, क्योंकि ये जो एलिमेंट हमने लिया, लेट से थीटा एंगल पे लिया, तो ये थीटा है ना। तो ये वाला भी थीटा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। तो तुम ध्यान से देखो कि जैसे ये वाला एलिमेंट है ना थीटा एंगल पर, ठीक है, सिमिलरली थीटा एंगल पर अगर मैंने एक एलिमेंट नीचे की तरफ लिया ना, तो उसका ई कॉस थीटा इधर आएगा और ई साइन थीटा नीचे की तरफ आएगा, तो ई साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही हर एक एलिमेंट के लिए एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा जिनके ई साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ई कॉस थीटा एड ऑन होते जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर इस पर नेट फोर्स लिखना है, तो इस तरीके से बेसिकली केवल इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होती जाएगी, तो इस तरीके के चार्ज पर फोर्सेस भी कैंसिल आउट होती जाएंगी। लाइक जैसे इस एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, वो होगा ई साइन थीटा इंटू इसका चार्ज यानी कि डी क्यू यानी कि लैम्डा डी एक्स टाइप का, तो लैम्डा डी एक्स ई साइन थीटा, ये एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ इस वाले एलिमेंट पर। सिमिलर टाइप का एलिमेंट जो यहाँ से थीटा एंगल पर हम लेंगे, उस पर एक फोर्स लगेगा लैम्डा डी एक्स ई साइन थीटा, और क्या कहते हैं, लैम्डा डी एक्स ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। तो जो साइन थीटा वाले फोर्सेस है ना, ये कैंसिल आउट होते जाएंगे अगर हम पूरे रॉड की बात कर रहे हैं तो नेट केवल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर इस तरीके से अपन डी एफ लिखना चाहें इस पर, है ना, इस छोटे से एलिमेंट पर, तो हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू डी क्यू। ठीक है, और इसी को अपने को इंटीग्रेट कर देना है, तो अपने को नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जो आएगा इनके बीच का, वो आएगा ई कॉस थीटा इंटू डी क्यू। तो ई की वैल्यू लिखते हैं पहले तो ये आएगा लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैंने लेट से अभी आर बोल दिया। ठीक है, आर। ठीक है, कॉस थीटा, और डी क्यू की वैल्यू लिखेंगे अपन, तो वो आएगा इस तरीके से लैम्डा 1 डी एक्स इंटू लैम्डा 1 डी एक्स। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है भाई। यहाँ पर कॉस थीटा यानी कि थीटा वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, और डीएक्स भी वेरिएबल है। तो तीन तीन वेरिएबल आ गए, तो इनको अपने को हटाना पड़ेगा, किसी एक पे लाना पड़ेगा। ठीक है, बेस्ट वेरिएबल क्या रहेगा, थीटा में अपन सबको ले आए, तो इसको भी थीटा में ले आते हैं और इसको भी थीटा में ले आते हैं। तो पहले एक्स की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान से देखो, अपने को ये चीज पता है कि ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो अपन एक चीज कह सकते हैं, वही जैसे अपन ने वहां पे किया था, मैंने कहा था ना कुछ भी सिचुएशन दे सकता है बट प्रूफ पता होना चाहिए। तो ये एक्स निकालने के लिए अपन क्या करें, इस पूरे ट्राइंगल में देखना जरा ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ, तो वो आएगा एक्स बाय ए। तो एक्स आएगा वही तुम्हारा ए tan थीटा, तो डी एक्स आएगा तुम्हारा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये तो काम हो गया अपना, ये आ गया डी एक्स। तो एक्स का काम खत्म। अब इस आर की बात करते हैं, वही अगेन आर। अब इसमें क्या लिखूं मैं, एक काम करता हूँ कॉस थीटा लिख लेता हूँ। तो कॉस थीटा आएगा मेरा ए बाय आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए सेक थीटा। ये अपने को आर भी मिल गया, बस यही यहाँ पे पुट करना है। पुट करते चलो, ये आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2, पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूँ, अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना बाहर निकालो, इंटीग्रेशन कॉस थीटा रहेगा ही, डीएक्स को मैं लिखूंगा यहाँ से क्या, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपॉन आर को लिखूंगा मैं यहाँ से ए सेक थीटा। चलो भाई, बस अब इसका इंटीग्रेशन वगैरह करना है अपने को। सेक थीटा कैंसिल आउट। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा सेक थीटा कैंसिल आउट, तो ये बचेगा तुम्हारा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ए सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए भी कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन डी थीटा बचेगा केवल अंदर। और लिमिट रखेंगे थीटा की कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से, सॉरी माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री, है ना। यानी कि रेडियंस में रख लेते हैं ना यहाँ पे, तो ये रेडियंस में रखेंगे -पाई/2 से पाई/2, क्योंकि अब क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन वैसे ही आएगा ना, रेडियंस में रखना पड़ेगा। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, अंदर आएगा। डी थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा थीटा -पाई/2 से पाई/2 अपने को रखना है, बस यही रखना है यहाँ पर। तो अपन रखेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बनेगा पाई/2, माइनस माइनस पाई/2 यानी कि प्लस पाई/2, यानी कि पाई बनेगा। तो ये बनेगा तुम्हारा सीधे सीधे लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई, है ना, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये बनेगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर।
तो ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारा सेंगेज का ही है, इलेस्ट्रेशन नंबर 39। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कराया उसने। क्या किया, मैंने जैसे थीटा पर इंटीग्रेशन किया ना, उसने सारी चीजें एक्स में ले आया था और एक्स पे इंटीग्रेशन लगाया था, ठीक है। तो वो भी तुम कर सकते हो, वो भी ट्राई करना, ठीक है। तो उसमें एक्स पे लिमिट लगाओगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन है थीटा पर लिमिट लगाना, तो ये तुम ट्राई कर सकते हो। बस ध्यान नहीं रखना यहाँ पे -90 डिग्रीज मत ले लेना, क्योंकि ये रेडियन में लगाना पड़ता है। एक्चुअली में अपने को हर बार लिमिट रेडियन में लिखनी चाहिए एंगल में। बट ठीक है, जब कॉस साइन होता है तो चाहे रेडियन में लिखो चाहे एंगल डिग्रीज में लिखो, अल्टीमेटली वो एक नंबर देने लगता है, क्योंकि कॉस और साइन के अंदर डाल देते हो। बट यहाँ पर कॉस साइन का चक्कर ही नहीं है ना, यहाँ पर सीधे सीधे थीटा आ रहा है। तो थीटा आ रहा है तो अपने को रेडियन में ही लिखना पड़ेगा, पाई/2 -पाई/2। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बॉडी अपनी आती है। अब हम बात करेंगे सर्कुलर आर्क की वजह से, ठीक है। कि सर्कुलर आर्क की वजह से अपन कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, ठीक है। फिर उसी से आगे फिर तुम्हारा रिंग वगैरह का आएगा केस, ठीक है। फिर रिंग से डिस्क। तो बहुत सारी बॉडीज हैं, तो कुछ आज होंगी, बाकी रिंग डिस्क मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। अभी आर्क का समझ लेते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। तो सर्कुलर आर्क की वजह से इसके सेंटर पर, तो बेसिकली इस तरीके से सर्कुलर एक आर्क है, मतलब एक सर्कल का पार्ट हो गई, है ना। बता रहा हूँ बेसिकली, ये हो गया तुम्हारा सर्कल, ठीक है। इसका कुछ पार्ट लेना है अपने को। लेट्स से इस तरीके का कुछ आर्क हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब इसके सेंटर पर लेट्स से ये एंगल सबटेंड कर रही है कितना, थीटा। ये है इसका सेंटर आर्क का, ये एंगल सबटेंड कर रही है थीटा, ठीक है। और अपने पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि इस पर इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इस आर्क की लेंथ है एल, ठीक है। चलो, और ये एंगल सबटेंड कर रही है थीटा, तो ये भी अपने पास इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ लिखना है, तो क्या करो, पहले तो इसको आधे में डिवाइड कर लो, है ना। बेसिकली इस तरीके से डिवाइड कर लो कि ये एंगल हो गया थीटा/2 ऊपर की तरफ, और नीचे भी हो गया थीटा/2, ठीक है। अब यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे अपन, यहाँ से एक काम करते हैं कि अल्फा एंगल पर चलेंगे और इस तरीके का एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है। लेंथ पर लेना है तो इस तरीके का एलिमेंट आएगा, है ना, DQ टाइप का। इस एलिमेंट की वजह से जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आएगा इस डायरेक्शन में। एक मिनट ध्यान से देखना, ठीक है, इस डायरेक्शन में, लेट से DE, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो, जैसे हमने अल्फा पर लिया ना, तो अपने पास एक सिमिलर एलिमेंट माइनस अल्फा पर भी मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ अल्फा जाऊँ, माइनस अल्फा बेसिकली, और एक इस तरीके का एलिमेंट लूँ, है ना, DQ टाइप का, तो इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, इसका रिजल्टेंट आएगा इधर की तरफ आएगा डी कॉस अल्फा, इधर की तरफ आएगा डी साइन अल्फा। इसका रिजल्टेंट निकालूं अगर, तो एक इधर आएगा डी कॉस अल्फा, इधर की तरफ आएगा डी साइन अल्फा, है ना। तो ये डी साइन अल्फा एक दूसरे को काट देंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा केवल इस डायरेक्शन में, और वो होगा 2 DE कॉस अल्फा क्या बराबर। तो 2 DE कॉस अल्फा होगा अगर तुम अल्फा की लिमिट 0 से लेकर के थीटा/2 लेते हो, या DE कॉस अल्फा होगा अगर तुम -थीटा/2 से थीटा/2 लेते हो। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ में आ रही होगी। बेसिकली अगर मैं इस तरीके से एलिमेंट, पेयर ऑफ एलिमेंट्स ले रहा हूँ, पेयर ऑफ एलिमेंट्स, तो पेयर ऑफ एलिमेंट्स मैं यहाँ से चालू करूंगा हॉरिजॉन्टल से, और इस पूरे एंड तक लेता चला जाऊंगा। तो पेयर ऑफ एलिमेंट्स लूंगा तो ये तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिख ही रही है 2 DE कॉस अल्फा, और उसको फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा और लिमिट लगाऊंगा यहाँ 0 से लेकर के थीटा/2 तक। और अगर पेयर ऑफ एलिमेंट ना लेकर के मैं ऐसे लेता हूँ कि बस एक एलिमेंट ले रहा हूँ, तो मैं नीचे -थीटा/2 से स्टार्ट करूंगा और थीटा/2 तक जाऊंगा। तो दोनों तरीके तुम कर सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। तो मैं पेयर ऑफ एलिमेंट्स वाले से अभी नहीं जा रहा हूँ। मेरे को ये समझ में आया कि जितने भी एलिमेंट है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट होगा नीचे की तरफ, जिसके साइन अल्फा कॉम्पोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और नेट नेट मुझे डी कॉस अल्फा को इंटीग्रेट करना है, तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट दिस सेंटर ओ मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले तो डी लिखने की कोशिश करता हूँ भाई। तो डी होगा तुम्हारा DQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका आर का रेडियस लेट से कैपिटल आर था, R², यही होना चाहिए, ठीक है। आर का कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा ही। DQ को लिखूंगा, मैं लिखूंगा लैम्डा DL टाइप का,
लैम्डा डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया डी। आंसर क्या है अपना, जो ई बार इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ का मैग्नीट्यूड, बेसिकली ईओ जो अपने को लिखना है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो अल्फा भी वैरी कर रहा है, एल भी वैरी कर रहा है ना। सॉरी, मतलब ये अल्फा भी वैरी कर रहा है और ये अपने पास डीएल आ रखा है, तो अपने को डीएल को किस तरीके से अल्फा में लाना है, तो क्या करें अपन, एक चीज समझ में आ रही है कि जो आर्क लेंथ होती है ना एल, एक्चुअली में आर्क लेंथ वो क्या होती है, आर थीटा। जो यहाँ से ध्यान से देखना, जो आर्क लेंथ एल होती है वो होती है कैपिटल आर रेडियस इंटू थीटा। दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा डीएल इक्वल टू आर डी थीटा, यानी कि आर इंटू छोटा सा एंगल जो डी थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, इधर डी थीटा ना, डी अल्फा बेसिकली है ना। बेसिकली एल इक्वल टू आर थीटा, मेरे को यहाँ पे अल्फा लेना चाहिए था, है ना। क्यों, क्योंकि थीटा तो मैंने जनरल एंगल ले लिया, मतलब एक वैल्यू ले लिया ना, जनरल एंगल तो हम अल्फा लेके चल रहे हैं। तो अगर जैसे इतने अल्फा के लिए लिखोगे ये आर्क लेंथ आएगा, और अल्फा बढ़ाओगे तो और आर्क लेंथ आएगा। वो आर्क लेंथ कितना होगा, एल इक्वल टू आर इंटू अल्फा, रेडियस इंटू एंगल, और डीएल इक्वल टू आर डी अल्फा। तो यही डीएल की वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे, तो ये अपना बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा आर डी अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का ये आर से कट गया, तो अपने को कांस्टेंट सा बाहर निकालना चाहिए, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी अल्फा, वैल्यू रखेंगे 0 से लेकर के थीटा/2, जीरो से नहीं, -θ/2 टू से θ/2, क्योंकि अपन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ले रहे हैं ना, पेयर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे होते तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक 2 आ जाता, और फिर ये 0 से θ/2 बन जाता, तो बात वही बनती। बट अपन एक एक एलिमेंट का देख रहे हैं, है ना, तो एलिमेंट लेना रिंग, सॉरी ये आर्क शुरू करेंगे कहाँ से, -θ/2 से, और जाएंगे कहाँ, सॉरी जाएंगे कहाँ तक, θ/2 तक, +θ/2 तक। ठीक है, तो यही अपने को वैल्यू रखना है, रखते हैं। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन मिलेगा साइन अल्फा -θ/2 से θ/2, ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ/2 माइनस माइनस साइन θ/2, यानी कि प्लस साइन θ/2, है ना। तो ये बनेगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ/2, तो ये बनेगा, कट जाएगा 2 से, ये बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ/2। तो ये बनेगा तुम्हारा आंसर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ/2। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ, बाकी प्रूफ तुमने देख ही लिया। बेसिकली इस तरीके की एक आर्क है, पहले सर्कल बना लेते हैं, है ना। सर्कल बनाया, उसमें से आर्क काटा, ठीक है, आर्क की सबटेंडिंग एंगल थीटा एट इट सेंटर। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको आधा काटेंगे। आधा कैसे काटा, मतलब ये θ/2, ये भी θ/2, तो इसी लाइन के अलोंग तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरीके से, ई बार एट ओ। डायरेक्शन समझ में आ गई, कि आर्क को आधा काटा और उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर, लैम्डा इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, साइन ऑफ θ/, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम एक आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, ये फॉर्मूला निकल करके आता है, और ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो भाई आगे क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे थोड़े। तो पहला क्वेश्चन बेसिकली सेमी सर्कुलर टाइप का ले लिया, है ना। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, जेड एक्सेस, है ना। तो बेसिकली तुम्हारे पास एक इस तरीके का इनफाइनाइट रॉड है, मतलब सेमी इनफाइनाइट समझ लो, इस तरीके का, है ना। फिर ये एक इस तरीके का आर्क है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब पे लैम्डा है, लैम्डा, और इस पर इस तरीके से फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा। है ना, और इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, ये गिवन है।
तो मैं लिख देता हूँ पहले लैंग्वेज। द कर्व्ड पार्ट इज सेमी सर्कुलर। द कर्व्ड पार्ट इज सेमी सर्कुलर। द entire charge density is lambda. The entire charge density is lambda. The semicircular arc whose center is at origin. The semicircular arc whose center is at origin has radius capital R, has radius capital R, and ABC is lying in XZ plane. इसको बोल रहा है ABC बेसिकली, है ना। बेसिकली जो आर का ये एक्जेक्ट प्लेन में है और ये तुम्हें एक्स वाई प्लेन में रॉड दिख ही रही होंगी, ठीक है। लाइंग इन एक्जेक्ट प्लेन। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या होगा, वेक्टोरली बताना है, ठीक है। बस अभी सिंपलर मतलब सिमिलर अपन ने रॉड वाला क्वेश्चन किया था, अब इसमें सेमी सर्कुलर रिंग भी घुसेड़ दी इसने, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ बताना है, ठीक है। और रेडियस आर है, तो बेसिकली तुम्हें की समझ में आ ही गई होगी कि ये सेंटर ओ है, रेडियस आर है, तो बेसिकली ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो अब एक एक की वजह से लिखते हैं, पहले इस रॉड की वजह से लिखेंगे। तो ई परपेंडिकुलर आएगा, सॉरी ई पैरेलल आएगा इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, ई परपेंडिकुलर आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको लेट से मैंने ई नाम दे दिया दोनों को। ई का वैल्यू तुम भी जानते हो, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वजह से लिखेंगे तो ई पैरेलल आएगा इस डायरेक्शन में, और ई परपेंडिकुलर इसी वजह से भी आएगा इस डायरेक्शन में। ये भी अगेन ई और ई ही रहेगा, ठीक है। अब आर की वजह से आते हैं, तो आर की वजह से डायरेक्शन आएगा माइनस जेड में, ठीक है। माइनस जेड में ये कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ थीटा/2। ये एंगल कितना है भाई, टोटल पाई है, तो पाई/2 हो जाएगा ये, ठीक है। चलो, तो अपना आंसर क्या बना, ध्यान से देखना। ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो अपना बना एक तो बना इन दोनों रॉड्स की वजह से नेट नेगेटिव वाई में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना बन रहा है एट पॉइंट ऑफ, वो बनेगा -2 E जे कैप, है ना। और एक नेगेटिव जेड में आर की वजह से माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 90, तो 1 ही हो जाएगा भाई, 1 के कैप, है ना। तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बनेगा -2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के कैप। तो ये 2 से ये बन जाएगा 2, तो ये बनेगा तुम्हारा सिंपली माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतना कॉमन अंदर आएगा जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टू इस तरीके से। और इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले तो सिंपल है भाई, अंडर रूट ऑफ, बेसिकली ये यही हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेसिकली एक मिनट ऐसे कर लेते हैं ना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट ऑफ जे कैप प्लस के कैप, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा √2। तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन √2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट हो। ये भी निकाल सकते हो। डन, आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले फिगर बना लो एक। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, सर्कल इस तरीके का, ठीक है। फिर इसमें ऐसे बना है प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस,
माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ। इन शोन फिगर, इन शोन फिगर, a non-conducting ring is lying in xy plane. A non-conducting ring is lying in xy plane. Charge on different sectors of the ring is shown in diagram. Charge on different sectors of the ring is shown in diagram. ठीक है, for different parts linear charge density is lambda. For different parts linear charge density is lambda. ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एंड रेडियस ऑफ रिंग इज कैपिटल आर, एंड रेडियस ऑफ रिंग इज कैपिटल आर। देन एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट ओ। देन एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट ओ। ठीक है, ओ ये ओरिजिन को बोल रहा है। अब ये क्या कहना क्या चाह रहा है, बस इतना समझ लो कि ये सब पूरा लैम्डा से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस इतने वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है, इतने वाले पार्ट में बाकी पूरे में नेगेटिव चार्ज है। तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ऊपर बताना है। ठीक है, चलो, तो मैं ये फिगर कॉपी कर ले रहा हूँ नीचे की तरफ। चलो, तो बेसिकली अपन इसको इमेजिन कर सकते हैं एक आर्क, दो आर्क, तीन आर्क, चार आर्क के फॉर्म में। ठीक है, तो जो पहला वाला आर्क है, ये वाला, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरीके से आएगा, 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस दिख ही रहा होगा तुम्हें, और इसका मैग्नीट्यूड ई होगा। ई कितना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ 90/2, मतलब इस टोटल ये पूरा एंगल 90 है ना, इसका भी आधा 90/2 यानी कि 5/4 बेसिकली, ऐसा लिख सकते हैं। डन है, तो इसकी वजह से हो गया। ठीक है, इसके अपोजिट इस वाले की वजह से किधर आएगा, ये भी इधर ही आएगा, क्योंकि माइनस है ना, आना उधर मतलब प्लस के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये भी आएगा कितना मैग्नीट्यूड, वही ई, यही वाला। ठीक है, इसकी वजह से किधर आएगा, इधर आएगा, कितना आएगा भाई, ई। और इसकी वजह से कितना आएगा, इधर आएगा, है ना, अपोजिट आएगा इसके बेसिकली, ये 45 डिग्री, वही समझ रहे हो ना बात को, ई। तो अब अपने को क्या दिखा कि ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर अपना ही आएगा। तो आंसर अपना कितना आया, पहले तो मैग्नीट्यूड की बात कर लें, तो 2 ई, यानी कितना हो गया ये, तो 2 यानी कि 2 × λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि λ/पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख देता हूँ इसको तो पहली बात, और साइन पाई/4 यानी कि 1/√2। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ का मैग्नीट्यूड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ अपने को एज वेक्टर रिप्रेजेंट करना था, तो इधर है 45 डिग्री, तो ये भी है 45 डिग्री, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ जो आएगा वो आएगा λ/√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, cos 45 माइनस cos 45, सॉरी cos 45 डिग्रीज माइनस आई कैप प्लस साइन 45 डिग्रीज माइनस जे कैप। ये कैसे लिखा, समझ में आया। बेसिकली इसी को कंपोनेंट कर दिया यार, ये जो फाइनली वेक्टर आया ना, इसका cos 45 माइनस आई कैप में आएगा और इसका साइन 45 माइनस जे कैप में आएगा, तो वही चीज अपन ने यहाँ पे कंपोनेंट कर दिया। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो, ये आएगा तुम्हारा λ/√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, cos 45 आएगा -1/√2 ही हो जाएगा, आई कैप -1/√2 जे कैप, साइन 45 1/√2। तो अब ये √2 को बाहर निकाल लेते तो अपन लिख सकते हैं λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो बेसिकली डायरेक्शन है माइनस आई कैप माई जे कैप, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, और मैग्नीट्यूड है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक्चुअली 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नहीं, मैग्नीट्यूड तो ये है ऊपर जो लिखा है √2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि ये पूरा डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन।
तो यही था यार, सिंपल था क्वेश्चन। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे रिंग और डिस्क की, ठीक है, जिन पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और फिर उसके अगले लेक्चर में तुम्हें देखने को मिलेगा, मतलब उसका अगला लेक्चर अपना जो सैटरडे वाला है, उसमें अपन करेंगे एरोडो पाथफाइंडर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन्हीं पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम फाइनली उसको कर पाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट वीक से आएगा, उसमें हम पोटेंशियल और फिर आगे फिर गॉस लॉ, उस सब की बात करेंगे। तो आज का मैं तुम्हें समराइज कर देता हूँ, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, देख सकते हो तुम यहाँ से। एक मिनट। अपन ने स्टार्ट किया था इससे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। फिर अपन ने बात करी रॉड के लिए ऑन एक्सेस। फिर अपन ने बात करी रॉड के लिए ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब जो एक्सेस के अलावा वाले पॉइंट्स हैं। और ये सारे प्रूफ तुम्हें एक बार खुद से जाकर के ट्राई करने हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर रिजल्ट भी रटना पड़ेगा। तो ये चीजें धीरे धीरे तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगी। तो ठीक है यार, फिर अपन ने इसकी बात करी, और फिर उसके बाद लाइन चार्ज के सारे केसेस देखे। ये फॉर्मूले वैसे तुम्हें आगे याद करने पड़ेंगे, तो इन सारे को एक बार अपने से प्रूव करके भी देख लेना कैसे करते हैं। और फिर ये सारे एक जगह लिस्ट बना के रख लो, और धीरे धीरे याद हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। अभी क्वेश्चन में देख करके यूज कर सकते हो, बाद में तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। ये सारे केसेस तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है, जितने भी स्टैंडर्ड केसेस अपन ने पढ़े। फिर ये अपन ने कुछ क्वेश्चन वोश्चन करे, फिर ये आर्क वाला पढ़ा। आर्क का ये आ गया फॉर्मूला तुम्हारा नीचे। और ये सबका डिराइव कर लेना आप, तुम्हारा होमवर्क आज यही है, क्योंकि सबको अच्छे से डिराइव कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, इन रिजल्ट्स को एक जगह लिख करके मेमोराइज कर लेना कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। विद डायग्राम लिखना भाई, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, कुछ चीजें तुम्हें डायग्राम से याद होंगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो था, इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि आधे आधे में बांटेंगे, और फिर उसके पैरेलल, मतलब उसमें जो हॉरिजॉन्टल बनेगा उस डायरेक्शन में तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सिमिलरली जो ये वाला था रॉड वाला, इसमें अपन ने देखा था ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल कैसे आ रहा है, ज्यादा के अपोजिट, ज्यादा चार्ज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ई पैरेलल आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तो इनको फिगर के साथ तुम्हें याद रखना होगा, ताकि तुम्हें एकदम देखते ही क्लिक कर जाए और तुम जल्दी से क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो सेंगेस से होमवर्क होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, ठीक है, जहां पर मैं इसके नोट्स भेजूंगा उसके साथ। या तो नोट्स में ही नीचे लास्ट स्लाइड पे लिखा होगा होमवर्क तुम्हारा, या फिर मैं अलग से होमवर्क भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है, नोट करके। तो तुम्हें ग्रुप पे मिल जाएगा इस लेक्चर के 1 डेढ़ घंटे बाद, ठीक है, आज रात तक मिल जाएगा। तो ठीक है यार, आई होप तुम्हें जितना अच्छे से समझाया, अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, साथ में टाइम टाइम डाल देना कि किस पॉइंट पे तुम्हें वो डाउट आया था। इसके अलावा तुम अपने डाउट्स टेलीग्राम ग्रुप पर भी डिस्कस कर सकते हो, आपस में भी और मेरे साथ भी, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कंप्लीट शेड्यूल मैंने तुम्हें दे ही दिया है, तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो कब कब कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे होने वाले हैं। इसके अलावा इसमें मैंने एक दो लेक्चर हर चैप्टर में एक्स्ट्रा ही रखे हैं, तो हो सकता है वो ना लगे तो एक आध क्लास कम हो। बाकी अगर ज्यादा लगेंगे तो हम इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो आई होप यार तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।